हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस और जिला परिषद महाराष्ट्र फार्मासिस्ट के सीरीज में आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट से आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन इज द विच टाइप ऑफ द स्टार्च। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्लाइकोजन इज विच टाइप ऑफ द स्टार्च। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एक्चुअली में आपसे ग्लाइकोजन के बारे में पूछा गया है कि ग्लाइकोजन किस टाइप का आपका स्टार्च है। तो स्टार्च मतलब क्या होता है, आपका पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। तो याद रखो हमारे जो एनिमल है, तो एनिमल में मतलब हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करते हैं। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन में फिर से इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में, वो जो आपका ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये सब काम कहां पर होता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपके लीवर का। तो लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे हम लोग नवरात्रि उपास हैं, किसी का नवरात्रि पे फास्ट है, या फिर इमरजेंसी कंडीशन में जब अपने को एनर्जी की नीड होती है, तब यही जो आपका ग्लाइकोजन है ये ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअली में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका एक करेक्ट आंसर होगा। और यदि यहां पर मैं प्लांट की बात करूं, जैसे हमारे में ग्लाइकोजन है ह्यूमन में, वैसे ही प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपका स्टार्च होता है। स्टार्च प्लांट का क्या होता है, स्टोर इस आपका, ये आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्लांट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में। हम ह्यूमन, हमारा जो लीवर है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते रखता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर हो गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फेलिंग टेस्ट इज आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ द शुगर। कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन से जरूर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से इसको तैयार करके आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेलिंग टेस्ट में क्या यूज करते हैं, फेलिंग रेजेंट। और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग आपका फेलिंग टेस्ट यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेलिंग टेस्ट। और इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, आपका बेनेडिक्ट टेस्ट भी यूज करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, एक ही याद रखना आप लोग, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सुक्रोज, जो कि डाइसेक्राइड है। और ये डाइसेक्राइड है, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक तो आपका सुक्रोज और एक आप याद रख लो, स्टार्च को याद रख लो, जो कि आपका एक पॉलीसेक्राइड है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल होता है सुक्रोज, मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अलग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, फेलिंग टेस्ट। और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल आपका जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं, लाइक आपका ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपका रिड्यूसिंग शुगर। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कॉमन टेस्ट क्या होता है, मोलिश टेस्ट। ठीक है, अपने को नहीं पता करना है कि डाइसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है, सिंपल से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है हमारे सैंपल में, इस बात को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, मोलिश टेस्ट होता है। हमारे सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे सैंपल में फ्रुक्टोज जो कि आपका कीटोनिक शुगर है, ये प्रेजेंट है कि नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए सेलिवानो टेस्ट यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से रेडी करना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को। चलिए क्लियर हो गया, इसमें फेलिंग रेजेंट को यूज किया जाता है फेलिंग टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच शुगर इज द कैरिड आउट बाय ब्लड एंड यूज्ड द टिश्यू। वैसे तो स्टार्च हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड हो गया, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, बट हमारा जो बॉडी है
वो हमेशा सिंपलेस्ट शुगर को ही एब्जॉर्ब करता है, सिंपलेस्ट शुगर को ही हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है। हाँ, और हमारे ब्लड में भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका ग्लूकोज, जो कि आपका सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, आपका मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है आपका ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड में से ट्रेवल होते हुए हमारे सेल तक जाएगा, और सेल उससे जाके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। आप कुछ भी खा लो, पॉलीसेक्राइड खा लो, डाइसेक्राइड खा लो, ओलिगोसेक्राइड खा लो, लास्ट में आपका बॉडी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा, और वही ब्लड से होते हुए किस में चला जाएगा, आपके सेल के पास जाएगा, और सेल उससे एनर्जी बनाएगा। यही तो आपका क्वेश्चन है कि जो शुगर होता है, ये हमारा जो ब्लड में कौन सा शुगर होता है, जो हमारा टिश्यू जिसको यूटिलाइज करता है, टिश्यू मतलब सेल, ग्रुप ऑफ द सेल को टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू कौन सा सेल को यूटिलाइज, मतलब कौन से ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, तो यहाँ पर माल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, और हाइलोरोनिक एसिड भी आपका पॉलीसेक्राइड है। ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिंपल चीज़ों को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। सिंपल क्या है, ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। कुछ भी खा लो, लास्ट में हमारा जो बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ही देगा, कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन अमीनो एसिड का एग्जांपल नहीं है। देखिए एलानिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ल्यूसिन हो गया, और सेरिन हो गया। ग्लिसरीन क्या है, सबको पता होगा। ग्लिसरीन आपका क्या है, एक लिपिड है। ग्लिसरीन क्या होता है, एक आपका लिपिड है, ये तो कोई अमीनो एसिड है ही नहीं। और 20 अमीनो एसिड से मिलकर हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन को मॉलिक्यूल्स के लिए बनने के लिए क्या चाहिए, 20 अमीनो एसिड, जिसमें 10 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। वैसे इसका आंसर बी है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अमीनो एसिड को जानना। एग्जाम में पूछेगा इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। तो देखिए अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन सबको पता होगा, जिसके वजह से हम जो मसल में जो ग्रोथ हो रहा है आपका, ठीक है, जो हमारे बॉडी रिपेयर वगैरह होती है, ये सब किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। और प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड भी आपके देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमारा बॉडी नहीं बनाता, इसको लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल। सही बात है, जो चीज़ों को हमारा बॉडी नहीं बनाएगा वो चीज़ें हमारे लिए इसेंशियल हो जाएगा। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कैन बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी, जिसको हमारा बॉडी बना लेता है, जिसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। और जो बॉडी खुद बना लेता है तो हमारे लिए इसेंशियल नहीं है। सेमी इसेंशियल का मतलब होता है जब हम अडल्ट एज में आ जाते हैं। अडल्ट एज मतलब जब आपका वोटर आईडी में नाम आ गया, तब ये सब चीज़ों को आपका बॉडी बना लेता है। लेकिन जब आप बच्चे थे, जब आप ग्रोइंग स्टेट पे हो, उस समय आपका बॉडी इसको नहीं बनाता है, तो इसको बोलते हैं सेमी इसेंशियल। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। इसेंशियल को देखिए वीआईपी हॉल में, याद रखो वीआईपी हॉल में कौन है, आपका टीटी है, बस ऐसे याद रखो। वीआईपी हॉल में कौन बैठा हुआ है, टीटी बैठा हुआ है। भाई टीटी लोग, टिकट काटने वाले लोग क्या होते हैं, किसी वीआईपी से कम थोड़ी होते हैं, और उन लोग कहाँ पर बैठते हैं, आपके वीआईपी हॉल में ही बैठते हैं। तो देखिए इस ट्रिक से, बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बताया, वीआईपी हॉल में टीटी। तो वी से याद रखना वेलिन, आई से याद रख लो आइसोल्यूशन, पी से याद रखो आप लोग फिनाइल एनालिन, एच से याद रखो हिस्टाडीन, ए से आपका आर्जिनिन, और फिर एल से ल्यूसिन और लाइसिन, और मे से याद रख लो आप लोग मेथियोनिन, और टीटी से याद रख लो आप लोग थियोनिन और आपका ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिक से याद रखना, ये वाला जो ट्रिक मैंने लिखा है आपके लिए, इसको याद रखो। ये ट्रिक है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने के लिए। एक बार इस ट्रिक को देखिए और इससे आप एक बार इसको लर्न कर लीजिए, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, आपने क्या देखा हुआ है, कटप्पा। आपने देखा है कि नहीं, कटप्पा, बाहुबली में तो सबको पता होगा कटप्पा। और कटप्पा के पास 3G मोबाइल था। क्या मोबाइल था, 3G मोबाइल था। देखिए तो कटप्पा के पास 3G मोबाइल था, ऐसे याद रखो। तो देखिए सी से क्या हो जाएगा आपका सिस्टीन, ए से एलानिन, टी से टायरोसिन, ए से आपका एस्पाराजिन, फिर आपका पी से प्रोलिन, फिर आपका स्पार्टिक एसिड, एस से आपका सेरिन, और इसको याद रख लो ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और आपका ग्लूटामिक एसिड। ये आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, और इसमें बस याद रख लो AHA करके याद रख लो, क्या
आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जो कि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब जो आपके ब्लड में, क्योंकि ब्लड का ही पार्ट होता है प्लाज्मा, जो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन। वैसे ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ये भी आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में, बट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा, लगभग 50 से 60% पोर्शन हमारे प्लाज्मा में किसका है, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, और यही एल्ब्यूमिन और कहाँ पर मिलता है आपको, एग में भी मिलता है। ये भी चीज़ याद रखो, एग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, और हमारे प्लाज्मा में भी क्या प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा, एल्ब्यूमिन। क्लियर हो गया। देखिए एल्ब्यूमिन इज द मेजर, देखिए मेजरली आपका 60% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट हो, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में इतना इसका प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एट एसिडिक पीएच द अमीनो एसिड। इस एसिडिक पीएच में अमीनो एसिड का कैसा नेचर होता है आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखो ना हमेशा, एसिडिक नेचर में हमारा जो अमीनो एसिड है ये आपका पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब केट आयोनिक फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, केट आयोनिक फॉर्म में। और भी आपके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा जो अमीनो एसिड है, ठीक है, हमारा जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। ठीक है, किसमें, एसिडिक पीएच में, एसिडिक पीएच में। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर ये भी बता दीजिए फिर बेसिक पीएच में कैसा इसका नेचर होगा। तो बेसिक पीएच में एन आयोनिक फॉर्म में रहेगा। एन आयोनिक मतलब बेसिक पीएच में, बेसिक पीएच मतलब एल्कालाइन वाला पीएच में। और फिर एक होता है न्यूट्रल पीएच। तो न्यूट्रल पीएच में तो बहुत ही रेयर कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, बट न्यूट्रल यदि पीएच हो गया आपका, ठीक है, 7 हो गया, मतलब ये आपका 7 हो गया, ये बिलो 7 पीएच हो गया, बिलो 7, और ये आपका 7 से एबव। सबको पीएच स्केल पता होगा, ये 7 से एबव। तो देखिए अमीनो एसिड अलग अलग पीएच पे कैसा शो करता है अपना नेचर, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका ज्यूटर आयन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों रहें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड पे, एक ही अमीनो एसिड में दोनों चार्जर है, उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो समझ में आ गया। एसिडिक पीएच बोलेगा तो केट आयन फॉर्म में, बेसिक पूछेगा तो एन आयन फॉर्म में, और न्यूट्रल पीएच पे हमारा जो अमीनो एसिड होता है वो आपका ज्यूटर आयन शो करेगा। तो तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अमीनो एसिड का ही एक्चुअली में नेचर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए लो पीएच पे अमीनो एसिड आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब केट आयन फॉर्म में होता है, और यदि आपका देखिए ज्यूटर आयन का मतलब आपको ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल से, हाइब्रिड मतलब दोनों चीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्रुप प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, सॉप का फॉर्मेशन होना। सपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉप, सॉप का फॉर्मेशन। और सॉप का फॉर्मेशन मतलब क्या, जिसमें फोम आए, कि इसमें क्या आ जाएगा आपको, फोम आए। तो इसमें क्या दिख रहा है, अमोनिया तो नहीं होगा। कास्टिक सोडा सबने सुना होगा, सबको पता होगा, जो जितना आप घर में यूज करते हैं ना सॉप, उसमें क्या निकलता है आपको, सॉप में फोम आता है। तो फोम किसके वजह से आता है, उसमें कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा को उसमें यूज किया जाता है, मतलब या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। सबको पता होगा सॉप कैसे बनता है। तो सॉप कैसे बनेगा, हमारा सॉप में क्या मिला होता है, आपके सॉप में मिला होता है ग्लिसरॉल वगैरह मिला होता है, या फिर कोई भी फैटी चीजें मिला होता है। ठीक है, फैटी एसिड मिला होता है। हम जब यूज करते हैं ना, जो बात के लिए हम जो यूज करते हैं सॉप, वो सॉप किससे मिलकर बना होता है, आपका फैटी एसिड प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। कॉस्टिक सोडा से या फिर एल्काइल से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, टीजी ट्राइग्लिसराइड एंड अल्काइल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉप का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टर्म एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको हम बोलते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर का। बहुत ही सिंपल है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि मैं बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो आपका एलडीएल, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द नोन एज द बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। और यदि मैं आपका गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो एचडीएल, एचडीएल को फुल फॉर्म होता है आपका हाई डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके लिए हो गया गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमको ये ज़्यादा बढ़ाना है अपने बॉडी में, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको क्या बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलेंगे, तो एचडीएल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, लाइपोप्रोटीन में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जिसकी डेंसिटी आपकी कम हो, लो हो, वो हमारे लिए क्या होता है बैड होता है। अब इसके पीछे रीजन समझिए ऐसा क्यों बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़, हमारा जो लाइपोप्रोटीन एक्चुअली में क्या होता है, लाइपोप्रोटीन एक कैरियर की तरह काम करता है जो आपके प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लाइपोप्रोटीन का मतलब समझ में है, एक कैरियर के जैसे होता है जो आपके लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, देखो सिंपल से समझो, हमारा ब्लड क्या है, हमारे ब्लड में वाटर है, और जितने भी लिपिड वाली चीज़, और हमारे ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन क्या है वाटर है, और जो लिपिड वाली चीज़ें होती हैं वो आपका ऑयल है। तो हमारा ऑयल तो आपका जो ऑयल है वो हमारे ब्लड में क्या नहीं हो सकता, डिजॉल्व तो हो ही नहीं सकता है। तो अब इसके लिए एक स्पेशल एक कैरियर चाहिए इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, उसी को लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। उसी के बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए लाइपोप्रोटीन में जब कोई भी आपका जो कैरियर होता है, लाइपोप्रोटीन जो होता है वो आपके प्रोटीन जो आपके लिपिड है, ठीक है, तो लिपिड को लीवर से यदि आपका कोई मसल हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एडिपोज सेल मसल में जाके डिपॉजिट कर देगा, या फिर आपका एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट कर देगा, एडिपोज टिश्यू। और इसी एडिपोज टिश्यू को और क्या बोला जाता है, फैटी टिश्यू, इसी को क्या बोलते हैं फैटी टिश्यू। और यहीं पर जाके आपका फैट क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो आपका जो ये वाला जो है आपका एलडीएल, इसका काम ही यही है। एलडीएल का काम क्या है, ये लीवर से या फिर किसी भी बॉडी पार्ट से समझो, ठीक है, और कहीं पर से जीआईटी से मान के चलिए, ये आपके जीआईटी से आपका लिपिड का फैट को, लिपिड को फैट को कहां पर जाके डिपॉजिट कर देगा, आपके मसल के नीचे जो एडिपोज सेल होते हैं वहां पर जाके डिपॉजिट करा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट जो आपका एचडीएल है ये क्या करेगा, इसका काम है ये मसल या फैटी टिश्यू से कहां पर लेके आएगा, लीवर तक लेके आता है आपका एचडीएल। एचडीएल का काम क्या है, ये हमारे मसल्स वगैरह से, हमारे जो एडिपोज टिश्यू से जो फैट है इसको खींच के कहां पर लेके आएगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर, लीवर पे, और लीवर में प्रॉपर तरीके से उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और इसका खत्म हो जाएगा जो एक्स्ट्रा जो फैट होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब रीजन समझ में आया, ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। जो चीज़ें हमारे एडिपोज टिश्यू के तरफ जाएगा, फैटी सेल के तरफ जाएगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा, बेड रहेगा, वो वाला कैरियर। तो एचडीएल का काम वही होता है। एलडीएल क्या करता है, ये आपके पूरे बॉडी के फैट को कहाँ पर लेके आता है, लीवर पे, लिपिड वाली चीज़ों को, और जहाँ पर उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग हमेशा गुड मानते हैं। आई होप आपको एचडीएल और एलडीएल का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ डिफिशियंसी इज द एक्टिविटी ऑफ द स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड टू। क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्फिंगोमाइलिनेज एक आपका क्या है, एक एंजाइम है जो आपके स्फिंगोमाइलिन लिपिड का ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्फिंगोमाइलिनेज क्या होता है, एक स्फिंगो लिपिड होता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। यदि इसकी कमी हो गई बोल रहा है, डिफिशियंसी, तो क्या प्रॉब्लम्स होगा, और मेनी टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नीमेन-पिक डिजीज, ठीक है। क्या होता है आपका नीमेन-पिक डिजीज, ये किसके वजह से होता है, ये जो नीमेन-पिक डिजीज होता है ये आपके ये जो आपका जो डिजीज है वो आपका लिपिड स्टोरेज डिजीज के कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आता है, लिपिड स्टोरेज डिजीज कंडीशन में आएगा। मैंने बताया था स्फिंगोमाइलिनेज का के लिए आपको लिपिड को डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम चाहिए, और यदि इसकी कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो क्या प्रॉब्लम्स होता है आपका नीमेन-पिक डिजीज। मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 10th नंबर को। द सीरम एंजाइम यूज्ड टू इवैल्यूएट पैंक्रियाटिक फंक्शन, ठीक है, मतलब पैंक्रियास के फंक्शन को हम लोग इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा एंजाइम को यूज करेंगे। तो आपका पैंक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एमाइलेज एंजाइम।
हमारा पेंक्रियाज जो है वो आपका एमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है जो आपके स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी का लेवल को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, यही आपका है। सीरम में किसका लेवल चेक करेंगे, एमाइलेज। जो आपके पेंक्रियाज से रिलीज होगा तो उन्हीं का तो लेवल हम चेक कर सकते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम को लेवल को चेक करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। देखो सीरम में इसी का लेवल को चेक किया जाता है और इसके साथ साथ हम लोग लाइपेज का भी एंजाइम का मेजर कर सकते हैं, क्योंकि लाइपेज एंजाइम भी आपके पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं। ये लाइपेज एंजाइम लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और इनके लेवल को मेजर कर सकते हैं पेंक्रियाज के, मतलब इसके पेंक्रियाज का फंक्शन टेस्ट करेंगे तो इनका लेवल को हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज इन दोनों आपके एंजाइम्स को बनाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, allopurinol gets converted to the alloxanthine which inhibition does is referred to। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये जो आपका इस तरीके का जो इनहिबिशन होता है इनको हम क्या बोलते हैं, आपका सुसाइडल इनहिबिशन। इस इनहिबिशन का नाम क्या है, सुसाइडल इनहिबिशन। देखिए एक्सप्लेनेशन में चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं पहले आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, जब भी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, आपने सुना होगा प्यूरिन पायरिमिडीन जिससे आपका डीएनए आरएनए बनता है। तो जब भी प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है, मतलब प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जो है, इसके बाद क्या बनता है आपका हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, जेंथिन, और जेंथिन आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड के यदि बहुत ज़्यादा यदि डिपोजिशन हो गया, इसका लेवल यदि हाई हो गया, तो ये आपके क्रिस्टल के फॉर्म में होगा और ये जाएगा ज्वाइंट में, और ज्वाइंट को क्या कर देगा, डिजीज को क्या बोलते हैं, गाउट। और क्या काज कराता है, गाउट कराता है। ठीक है, गठिया जिसको बोला जाता है। प्रोसेस समझ में आया। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म होगा तो इसके बाद हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन के बाद जेंथिन बनेगा, और ज़्यादा जेंथिन के बाद क्या बनता है आपका यूरिक एसिड। और यदि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो ये जाके ज्वाइंट में जाके डिपोजिट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं गाउट। ठीक है, गाउट मतलब गठिया की प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए देखो हम लोग कौन से ड्रग यूज करते हैं, इसके लिए ड्रग यूज किया जाता है आपका ऑलोप्यूरिनॉल। सबसे बेस्ट ड्रग होता है ऑलोप्यूरिनॉल। ऑलोप्यूरिनॉल का काम क्या होता है, देखिए हाइपोजेंथिन को जेंथिन में कन्वर्ट करना और जेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपका जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का। तो हमारा जो ड्रग है ऑलोप्यूरिनॉल, ये आपके इस जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या कर देगा, परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। और जब ये वाला इंजाइम ब्लॉक होगा तो ना तो हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट हो पाएगा और ना ही यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो पाएगा, और गाउट से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, रिवर्सिबली इनहिबिशन नहीं करता, ये सुसाइडल इनहिबिशन करता है, मतलब परमानेंटली इस इंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से गाउट से रिलीफ मिल जाता है उस पेशेंट को। क्लियर हुआ। तो इसका दोनों का मतलब समझ में आ गया आपको। सुसाइडल को भी बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि परमानेंटली जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, द एंजाइम 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम्स दैट आर द इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ द सीसी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एंड एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, मतलब यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की बात करें। और जब भी ब्रेक डाउन की बात करेगा तो वहां पर कौन सा एंजाइम होता है, आपका लाइज एंजाइम। जब भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करने की बात किया जाएगा तो वहां पर कौन से एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइज एंजाइम का होगा। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, एक होता है आपका हाइड्रोलेज, एक एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज। इसका भी काम होता है क्लीवेज कराना। क्लीवेज का मतलब मैंने बता दिया ब्रेकडाउन, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोलेज में आपका एक्चुअली में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हेल्प करेगा, ये भी बात याद रखो। और हमेशा इसमें एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा, एडिशन ऑफ, नेम इंडिकेट कर एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करके ये ब्रेक करेगा। ठीक है, क्लीवेज मतलब होता है ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसको यूज करेगा, वाटर की यूज करेगा। लेकिन जो आपका लाइज एंजाइम है ये विदाउट एडिशन ऑफ द वाटर, ये बिना वाटर को यूज किए हुए किसको ब्रेक कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है। ये जो आपको लाइज होता है और हाइड्रोलेज होता है, ये दोनों एंजाइम आपके ब्रेक डाउन करने का काम आता है। तो चलिए ट्रांसफरेज का काम देख लेते हैं। नेम इंडिकेट कर रहा है ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करने का काम करेगा। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है लाइगेज, इसका काम होता है ज्वाइंट करने का। जैसे ये तोड़ने का काम करता है ना, ठीक है, ये ज्वाइंट करने का काम करता है। ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। देखिए
इसको भूल जाओगे तो ऐसे याद रखना, लिंक से याद रखना, ठीक है। मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है कौन, आपका, मतलब बॉन्ड को जैसे ब्रेक किया है तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, ये वाला एंजाइम, ठीक है। लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करने का काम करता है, बॉन्ड को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, आपका लाइगेज, और ये दोनों उसको ब्रेक करने का काम करेंगे। और आइसोमरेज होता है जो कि आइसोमर बनाने में हेल्प करता है। क्लियर, चलिए ये आपके एंजाइम्स के टाइप्स हैं। चलिए द मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटाबॉलिज्म फंक्शन ऑफ द राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व द फॉलोइंग। राइबोफ्लेविन क्या होता है, आपका B2 को बोला जाता है, ठीक है। ये आपका B2 का दूसरा नाम क्या है, B2, जो बी कॉम्प्लेक्स में जो आपका B2 है इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन में आपका कुछ कोएंजाइम होते हैं और इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या होता है आपका, ठीक है। ये इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है आपका FMA फ्लेविंग मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये जो होता है आपका FNA और FAD, ये दोनों इसके कोएंजाइम फॉर्म होता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज होती है इसमें मोस्टली चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, आपके कोएंजाइम के फॉर्म में यूज़ होता है। कोएंजाइम क्या होता है, जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करे, ठीक है। जैसे इसकी मैं बात करूं, ये जो आपका NAD और NADH होता है ये आपका विटामिन B3, जिसको क्या बोलते हैं, नियासिन, इसको और क्या बोला जाता है, नियासिन। और इस नियासिन का ये क्या है, आपका कोएंजाइम फॉर्म है। वैसे जो आपका FMA FAD ये आपका विटामिन B2 का क्या होता है, कोएंजाइम फॉर्म होता है। तो इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए यहाँ पर जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, ये आपके राइबोफ्लेविन के क्या होते हैं, कोएंजाइम फॉर्म होता है। और मोस्टली जो आपके बी कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज होती हैं वो सब आपके कोएंजाइम के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। कोएंजाइम का मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करे। क्लियर हो गया आपको, चलिए वैसे देख सकते हैं यहाँ पर नियासिन के बारे में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये सब नियासिन होता है, ठीक है। नियासिन मतलब आपका B3 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द कास्ड बाय द नियासिन डिफिशियंसी। यदि आपका विटामिन B3 की यदि डिफिशियंसी हो जाएगा, नियासिन किसका नाम है, विटामिन B3, तो विटामिन B3 की यदि डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेलेग्रा डिजीज। इसको क्या बोलेंगे, पेलेग्रा डिजीज। स्कर्वी डिजीज किसको बोलते हैं, स्कर्वी डिजीज होता है आपका विटामिन C की कमी की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन C की वजह से क्या होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है आपका गम वगैरह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, यह आपका विटामिन A की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन A। विटामिन A की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और रिकेट्स होता है आपका विटामिन D के वजह से होता है, ठीक है, विटामिन D की कमी की वजह से होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D की वजह से रिकेट्स होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। एक ओस्टियोमलेशिया होता है जो कि अडल्ट में होता है, जो कि विटामिन D की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो हर चीज़ों को अच्छे से लर्न करो, विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। Along the isoniazide, which vitamin is the prescribed for the TB patient? Many times आया हुआ क्वेश्चन है कि जब भी टीबी पेशेंट को क्या दिया जाता है, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या है, आपका एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो इस एंटी ट्यूबर ड्रग के साथ एक प्रॉब्लम है, इसका एक साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है आपका, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन होता है आपका, या न्यूरोटॉक्साइड बोल सकते हैं, मतलब न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, या न्यूरोपैथी भी बोलो, न्यूरोपैथी भी बोला जाता है, न्यूरोपैथी। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूरॉन को डैमेज कर सकता है। तो हमेशा इस आइसोनियाजाइड के साथ हमेशा हम लोग पारिडॉक्सिन का यूज करते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हैं, जो कि विटामिन B6 है। पारिडॉक्सिन किसको बोलते हैं, विटामिन B6 है। तो आइसोनियाजाइड बहुत अच्छा एंटी टीबी ड्रग्स है, बट इसके साथ एक साइड इफेक्ट है कि न्यूरॉन को डैमेज कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमेशा इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या दिया जाता है, पारिडॉक्सिन का टैबलेट दिया जाता है, मतलब विटामिन भी दिया जाता है, ताकि इसका ये साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इसको क्या कर देता है, ये साइड इफेक्ट को कम कर देता है, समझ लीजिए। क्लियर हो गया, मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, पारिडॉक्सिन वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका सबका विटामिन का आप नाम याद रख लीजिए। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक भी बता देता हूँ, यहीं पर देखिए आपका, इसको ट्रेन नाम से याद रख लो, TRN, शॉर्टकट का जमाना है तो ट्रेन को ऐसा लिखो। ये आपका पेंटोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, तो पेंट से आप B6, पारिडॉक्सिन को तो भूलना ही नहीं है, ये B6 होता है। B7 को बायोटिन बोलते हैं, B9 को फोलिक एसिड, और B12 को साइनोकोबालामिन, ठीक है, ऐसे याद रखना। साइना मीडिया जब 12 साल की थी, 12 साल की थी, तब से क्या खेल रही है,
क्रिकेट खेल रही है, तो बस ऐसे याद रखो कि साइना मिर्जा 12 साल से 12 साल से क्रिकेट आपका टेनिस खेल रही है। तो साइनोकोबालामिन किसका होता है? विटामिन B12 का। जब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा सबको पता होगा फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, आयरन का मेडिसिन दिया जाता है ताकि प्रेग्नेंट लेडी में आपका ब्लड की डिफिशियंसी ना हो। तो आयरन का मेडिसिन और आपका ये सब फोलिक एसिड का मेडिसिन दिया जाता है बच्चे का, ताकि उसमें बच्चे में एनीमिया ना हो, ब्लड की कमी ना हो, मदर्स में ब्लड की कमी ना हो। तो ये 9 मंथ वाला कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, 9 मंथ तक का बच्चा होता है। तो वैसे याद रख लो 9 मंथ के लिए क्या होता है, तो 9 मंथ का बच्चा होता है तो फोलिक एसिड और बायोटिन B7, ऐसे करके याद रख लो चीज़ों को। चलिए इटाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 16 नंबर का, इटाई डिजीज इज द एसोसिएटेड विथ। जब ड्रिंकिंग वाटर में आपका, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में यदि आपका कैडमियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है? इटाई की प्रॉब्लम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका मिनी माता, ठीक है, एक और क्या डिजीज होता है? मिनी माता। जब ड्रिंकिंग वाटर में यदि मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब ड्रिंकिंग वाटर में जो पीने वाला पानी है उसमें यदि मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? मिनी माता डिजीज। और यदि ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इटाई डिजीज, जो सबसे पहली बार जापान में देखा गया था। क्लियर? वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बस याद रखो। कैडमियम होता है इटाई की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से क्या होता है आपका? मिनी माता डिजीज। जिसका आंसर कैडमियम करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था जापान में 1960 में। अब इसके बाद आपके मिनरल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम का ब्लड में कितना कंसंट्रेशन होता है। कई बार बायोकेमिस्ट्री में यही क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट फैक्ट लेवल पे कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का कितना लेवल होना चाहिए। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 9 से 11 पर 100 ml, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब 9 से लेकर 11 mg पर 100 ml, 100 ml ब्लड में 9 से 11 mg कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू होता है कैल्शियम का हमारे बॉडी में। यदि कमी हो गई तो फिर मिल्क वाला चीज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क वाली चीज़ों में क्या होता है आपका डेयरी प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को फिल करने के लिए, ठीक है, वुंड हीलिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सोडियम को तो सबको पता होगा, सोडियम तो आपका सोडियम क्लोराइड साल्ट, इसका तो कोई काम ही नहीं होगा। कैल्शियम का काम क्या होता है? बोन वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी आपका मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, ठीक है, मसल्स के एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। बट यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक। तो जिंक क्या करता है? ये आपके वुंड हीलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और भी देखिए बहुत सारे आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कलाइन फॉस्फेट, ये सब एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है, जब तक जिंक आपका जिंक नहीं रहेगा तब तक ये सारे एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिंक। और साथ ही ये आपका वुंड हीलिंग प्रोसेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब इसके काम है आपके जिंक है। देखिए 19 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपका एल्कोयूरिक इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपका? ये एक डिजीज है। कौन सा डिजीज होता है? ये आपका हीमोलाइटिक जॉन्डिस है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस मतलब जब आरबीसी का सेल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी का सेल डिस्ट्रक्ट होता है। और आरबीसी में क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है आपका? डिस्टर्ब होता है। और हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है आपका? बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है बॉडी में। और बिलीरुबिन का लेवल यदि बॉडी में ज़्यादा हो गया तो पूरा बॉडी पीला पड़ने स्टार्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं पीलिया जॉन्डिस। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होता है आपका? बिलीरुबिन। और ज़्यादा बिलीरुबिन होने की वजह से जॉन्डिस की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? देखो पीला पड़ जाएगा पूरा बॉडी। और आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका estimation of the serum creatinine is the considered to be a more reliable indicator for the evolution of। क्रिएटिनिन का लेवल को कहाँ पर चेक करते हैं? तो क्रिएटिनिन का लेवल को हम लोग कैविटी टेस्ट में यूज़ करते हैं, मतलब किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोग आपका क्रिएटिनिन का लेवल को मेज़र करते हैं। ये क्रिएटिनिन क्या होता है? ये क्रिएटिनिन आपका मस्कुलर का, मसल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या फिर एंड प्रोडक्ट होता है मसल मेटाबॉलिज्म का, उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन। और यदि आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि सीरम में, ब्लड में क्या हो गया आपका? क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? किडनी फंक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब किडनी की एक्टिविटी को चेक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका,
ठीक है। जैसे क्रिएटिनिन हो गया आपका, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से भी पता चल जाता है आपका, जैसे वो नॉर्मली आपका 180 होना चाहिए लेकिन उससे कम हो रहा है या तो कहीं ना कहीं पर, या फिर ब्लड में यदि आपका यूरिन में यदि ब्लड आ जा रहा है, ठीक है, तो ये सब आपके किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर होते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। आई होप आपको बायोकेमिस्ट्री का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और आपके कुछ टेस्टिंग वगैरह से भी आपका क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड किया हुआ है, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।